हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्ज़ाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है क्लास। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस में जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होगी। किस तरीके से आपको मेंस में अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स आपको बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कोर्स भी चल रहा है, जिसमें आपके मेंस के सिलेबस को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे, लेकिन पहले प्रश्न को देखने के पहले ध्यान दीजिएगा, आज हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जो टाइमलाइन होगी वो 1915 टू 1935 की होगी आपकी, ठीक है। 1915 से 1935 के बीच में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। वे 1915 में भारत लौट आए। रॉलेट सत्याग्रह भारत में उनका पहला आंदोलन था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो क्लास आपको पता है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई की थी, ये बिल्कुल सही है। कहा जाता है जब महात्मा गांधी भारत लौटे 1915 में तो एक प्रैक्टिस वो करके आ चुके थे साउथ अफ्रीका में कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी प्रैक्टिस तो ये साउथ अफ्रीका में करके आए थे। और जब भारत में आते हैं तो आपको पता है 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि उनका पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, वो महात्मा गांधी से क्या कहते हैं कि पहले भारत का भ्रमण करो, भारत को जानो कि भारत है क्या। काफ़ी लंबे समय बाद भारत लौटे हो तो पहले भारत को देखो, भारत का भ्रमण करो। और महात्मा गांधी के भी मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मैं उसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँगा जो मेरी नॉन वायलेंस की, सत्याग्रह की आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर पहला आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। रॉलेट सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया, नहीं। जब 1915 में महात्मा गांधी जाते हैं बनारस में, पहला पब्लिक अपीयरेंस उनका वहीं पर होता है, तो वहां पर वो स्पीच देते हैं और उनकी स्पीच सुन रहे रहते हैं राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से अनुग्रह करते हैं कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए, बिहार चलिए। तब महात्मा गांधी का जो पहला मूवमेंट है भारत में वो चंपारण है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ना कि रॉलेट सत्याग्रह है। रॉलेट सत्याग्रह तो 1919 में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो सही है, तीसरा जो है वो गलत है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था, आसान प्रश्न ही मानूंगी मैं इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से लगाइएगा एक एक प्रश्नों को। महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो बताइए, अभी मैंने बताया कि पहला पब्लिक अपीयरेंस
ठीक है। फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। दूसरा दिया गया है फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय। तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के दौरान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1915 में महात्मा गांधी वापस आते हैं भारत, और 1916 में जब बीएचयू का इनॉग्रेशन हो रहा होता है, उद्घाटन हो रहा होता है, तो उसमें महात्मा गांधी भी पहुंचते हैं और लोगों को पता रहता है कि महात्मा गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। अब तक लोगों को साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया है, किस तरीके से नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के सहयोग से उन्होंने अपनी बातों को मनवाई है, ये सब जानकारी लोगों को यहाँ पर हो गई थी। तो लोग देखना चाहते थे, बहुत गैदरिंग आती है कि महात्मा गांधी कैसे दिखते हैं, उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी। और ध्यान दीजिएगा क्लास, जब महात्मा गांधी 1916 में अपनी स्पीच दे रहे होते हैं बीएचयू में, तो वो जब अपनी स्पीच को बोल रहे होते तो उसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स, वकील, क्या ये असली भारत है? असली भारत तो किसान है। किसान लोग कहाँ पर हैं? जो ये मीटिंग्स हो रही है जिसमें इलाइट लोग बैठ रहे हैं, क्या ये इलाइट भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। हमारे यहाँ के किसान कहाँ हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का उद्धार किसान से ही होगा, ये महात्मा गांधी कहते हैं जब बीएचयू में वो अपनी स्पीच देते हैं। तो अगर भारत का उद्धार करना है तो किसानों को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। ना तो वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार भारत को बचा सकते हैं। अगर भारत को बचा सकते हैं तो भारत का आम नागरिक, जो किसान है, जो लेबर्स हैं, वो भारत को बचा सकते हैं। हमें एकजुट होना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अभी ये 1916 का समय है क्लास। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी स्पीच में एक बार पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको समझ में आए कि किस तरीके से जब हम 1916 से 1920 में पहुंच रहे हैं, 1920 से 1930 में पहुंच रहे हैं, फिर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी की ही जो आइडियोलॉजीज हैं या महात्मा गांधी का ही जो पैटर्न है, अगर आप देखोगे जो पॉलिसीज हैं उनके में, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं 1920 के समय में कि हम सहयोग नहीं देंगे, असहयोग, ठीक है, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग ही नहीं देंगे। फिर जब हम 1930 के समय में आते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब हम अवज्ञा भी करेंगे, मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे अगर वो बात गलत है। अगर कोई टैक्स गलत तरीके से हमसे लिया जा रहा है तो अब हम उस टैक्स को नहीं देंगे, हम विरोध भी करेंगे। तभी तो महात्मा गांधी सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं और सबसे पहले जो नमक कर लगता है उसको तोड़ते हैं खुद नमक बनाकर। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में तो महात्मा गांधी क्या कह देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। अब समय आ गया है, भारत को तो छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। और यहीं पर आप देखिए, अभी 1916 का समय है, 1920 का समय है, हम बार बार स्वराज की डिमांड करेंगे। हमें स्वराज चाहिए, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे 1920 से जब 1929 का समय आएगा तो अब आईएनसी का डिमांड क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का। और वही जब क्रिप्स मिशन आता है तब हम क्या कहते हैं, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज और राज नहीं, डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए। अभी आप देखोगे 1915-16 ये वाला जो समय है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो महात्मा गांधी खुद भारत के लोगों से कहते हैं, जो भारत के यूथ होते हैं, कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार का साथ दीजिए। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश सरकार हमें गिफ्ट देती है, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो हमारे दिमाग से ये चीज तो समझ में आ जाती है हमें कि हम इनके प्रति कितने भी वफादार होंगे, ये हमारे प्रति वफादार नहीं है, ये हमारा शोषण ही कर रहे हैं। अभी हम एक एक चीज को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन
अभी जो पॉइंट्स बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। देखो, ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये मैंने स्पीच लिया है महात्मा गांधी की, जो उन्होंने 1916 में दी थी। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको तब भी जानकारी होनी चाहिए कि उस समय महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं, भारत का उद्धार किसान से ही होगा। ना तो वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार भारत को बचा सकते हैं। अगर हमें ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार नागरिक बनना है, तो देखिए क्या लिखा है, अगर हमें ब्रिटिश साम्राज्य का वफादार नागरिक बनना है तो, और ये वही समय है जब महात्मा गांधी यूथ लोग से कहेंगे, जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए। तो वफादार नागरिक बनना है तो हमें उनके संविधान और उनके तरीकों को अपनाना होगा। हमें बलिदान करना होगा, एकता बनानी होगी, सच बोलना होगा और केवल ईश्वर से डरना होगा और किसी से भी नहीं। भारत में जब तक आप अपने गहनों को त्याग कर उन्हें अपने गरीब देशवासियों के लिए ट्रस्ट में नहीं रखेंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, अपने विशेषाधिकार को त्यागिए। अगर हम स्वराज पाना चाहते हैं तो पहले हमें उसके योग्य बनना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम स्वराज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वफादार नागरिक बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमें समझ में आ जाएगा ये ब्रिटिश सरकार हमारे लिए नहीं है। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो गरम दल के नेता थे, उनको तो 1905 के बाद ही समझ में आ गया था कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी होगी कभी। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के समय उन्होंने विरोध किया था बंगाल पार्टीशन का, बंगाल के विभाजन का, और उसके बाद भी लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन करता है, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये हमारा साथ देने वाले नहीं। तो आप देखते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही दो गुट हो जाते हैं, पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल के मध्य, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के मध्य। समझ में आ रही है चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर देखो, चंपारण सत्याग्रह आ गया है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल होने वाले में कौन कौन शामिल थे बोला गया है यहां पर। वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, दूसरा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दिया गया है राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, और आखिरी में दिया गया है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चंपारण सत्याग्रह की। क्लास एक टाइमलाइन ये बनाते हुए चलिए। 1915 में महात्मा गांधी वापस आते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, हु इज रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, वो क्या कहते हैं महात्मा गांधी से? कुछ समय भारत का भ्रमण करो, भारत को जानो। तो 1 साल तक महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, और उनके मन में ये विचार भी रहता है कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे नॉन वायलेंस सत्याग्रह इन सब आइडियोलॉजीज को नहीं एक्सेप्ट करती है, तब तक मैं उसके साथ नहीं जुड़ूंगी। फिर इसके बाद आप देखते हैं 1916 में वो बीएचयू जाते हैं। चंपारण में 3 कटिया सिस्टम था, मतलब 3/20 लैंड में जो जमीन का 3/20 हिस्सा था, ठीक है, उसमें किसानों से फोर्सफुली इंडिगो की खेती कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। किसान भी करते थे, जो कल्टीवेटर्स थे वो किसान से कहते थे कि आप 3/20 हिस्से पर खेती करिए, वो करते थे। काफी लंबे समय तक से चलता आ रहा था और चल भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से मार्केट में क्या हुआ? जर्मन डाई आ गई, और जर्मन डाई आने के कारण नील की जो डिमांड थी मार्केट में वो घटने लगी। अब जब डिमांड घटने लगी और सप्लाई उतनी है तो नील तो सस्ती हो जाएगी। अब जो कल्टीवेटर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियन कल्टीवेटर्स थे, उनको लॉस होने लगा। अब वो लॉस सफर करना चाहेंगे? नहीं। तो वो अब किसानों पर फोर्सफुली क्या करते थे? कहते थे कि अगर आपको अपनी जमीन पे 3/20 हिस्से पर नील की खेती नहीं करनी है, उसके लिए भी आपको हमको फाइन देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी।
अब आप खुद सोचो, एक ऐसा समय था जब कल्टीवेटर्स आए होंगे यूरोपियन, और चंपारण के जो किसान थे उन्होंने हाथ मिलाया, राजी हुए दोनों कि 3/20 हिस्से पे हम नील की खेती करेंगे, हम आपको नील देंगे, आप हमको पैसे दीजिएगा, सब सही चल रहा था। लेकिन अचानक से जर्मन डाई की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से नील की डिमांड घटने लगी। अब लॉस होने लगा। अब यूरोपियन कल्टीवेटर्स को पता चल गया ये लॉस हमें कहां से लेना है, तो उन्होंने जो वहां के जो किसान थे उनसे वो लॉस हड़पने लगे, मतलब प्रॉफिट अपना लेने लगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर अब आपको जमीन के 3/20 हिस्से पे नील की खेती नहीं भी करनी है तब भी आपको हमें फाइन देना पड़ेगा। अब आप सोचो, खुद की जमीन पर अगर हम नील की खेती नहीं करना चाहते तब भी हमको फाइन देना पड़ेगा, तो ये तो सरासर गलत चीज थी। ठीक है, तो ये चीज जब महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी जाते हैं वहां पर, पूरी चीजों को देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी थे, तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है क्लास? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप लिख लीजिए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है, जेबी कृपलानी थे उनके साथ, याद रखिएगा ये पेपर में पूछा जा सकता है आपका। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है, जेबी कृपलानी थे। ये नाम याद रखिएगा कि जो चंपारण की टीम थी महात्मा गांधी के, उसमें कौन कौन शामिल थे। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेबी कृपलानी थे और ब्रजकिशोर प्रसाद थे। इनका नाम याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह में 3 कटिया सिस्टम याद रखिएगा, 3/20 हिस्से पर क्या की जाती थी, जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। और महात्मा गांधी का यह पहला मूवमेंट था भारत में। अभी और प्रश्न को देखते हैं और चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच करने के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। इतनी देर से मैम बार बार चिल्ला रही हैं कि जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने महात्मा गांधी से कहा था कि आप चंपारण आइए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। हाँ, जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पर एक आपकी कमिटी बिठाई जाती है, इंक्वायरी कमिटी, जिसके की हेड महात्मा गांधी को ही अपॉइंट किया जाता है कि आप इंक्वायर करिए इस मैटर को। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक है, पहला क्यों गलत है, क्योंकि वहां पर राजकुमार शुक्ल होना चाहिए, ना कि राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये लोग महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में थे, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्लास। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो किससे रिलेटेड था? किसानों से, प्रेस स्वतंत्रता से, आभूषण कारीगर से, या फिर मील मजदूर से? तो बताइए। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो मिल मजदूरों से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिल वर्कर्स से। डी। अब यहां पर क्या स्टोरी थी, इसको थोड़ा सुन लेते हैं। अहमदाबाद की जो मिल थी उसमें किसानों को प्लेग बोनस मिलता था। ठीक है, लेकिन प्लेग खत्म होने के बाद ये प्लेग बोनस उनसे वापस खत्म करने की बात कही जा रही थी कि अब प्लेग बोनस जो आपको मिलता था वो प्लेग बोनस आपको नहीं मिलेगा। जो मिल के वर्कर्स थे उनकी बात मैं कर रही हूँ। अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल थी जिसमें कि वर्कर्स काम करते थे। प्लेग फैलने के समय उन्हें प्लेग बोनस दिया जाता था, लेकिन प्लेग खत्म होने के बाद जो मिल के जो ओनर्स थे उन्होंने कहा अब ये बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो जो वर्कर्स थे वो इससे थोड़ा गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा कि अभी वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, सब इतनी चीज़ें हैं जिसके वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर हमको ये प्लेग बोनस नहीं मिलेगा तो हमारी सैलरी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम सरवाइव कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए उन्होंने डिमांड किया कि हमारी सैलरी में 50% हाइक होना चाहिए। याद रखिएगा, जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्लेग बोनस हमको मत दीजिए, लेकिन हमारी सैलरी को 50% से बढ़ा दीजिए। अब मिल ओनर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं,
आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होंगी, जो वेजेस हैं वो इंक्रीज नहीं हो सकते। हाँ, अगर हम मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं तो वो हम 20% इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपको वेजेस मिल रहे हैं उसको हम 20% से इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम आपके वेजेस में इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते हैं। ये मिल ओनर ने मिल वर्कर्स से कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, अनसुईया बाई, अनसुईया साराबाई। अनसुईया साराबाई एक सोशल वर्कर थी। वो अनसुईया साराभाई के पास गए और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अनसुईया साराभाई जो है वो अंबाला साराभाई की बहन थी और अंबाला साराभाई जो है वो एक मिल ओनर भी थे। ठीक है, जो मिल ओनर के में से एक मिल ओनर वो भी थे अंबाला साराभाई। उन्हीं की बहन अनसुईया साराभाई किसका साथ देती हैं? मिल वर्कर्स का, जो वर्कर्स हैं। महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? मिल वर्कर्स से पूरी चीज़ों को स्टडी करते हैं, सब समझते हैं। कहते हैं हाँ, ये बात तो सही है कि जो मिल ओनर हैं उनको मिल वर्कर्स की वेजेस को बढ़ाना चाहिए, लेकिन 50% नहीं तो एटलीस्ट 35% तो इंक्रीमेंट होना चाहिए उनके वेजेस में। अब आप सोचो, अंबाला साराभाई के सामने कौन दो लोग खड़े? एक उनके मित्र हैं महात्मा गांधी जो मिल वर्कर्स के सपोर्ट में खड़े हैं, दूसरी उनकी बहन है अनसुईया साराभाई, उनकी खुद की बहन। और यहाँ पर मिल वर्कर्स क्या डिमांड करें? 50% से बढ़ना चाहिए हमारे वेजेस। मिल ओनर कह रहे हैं हम 20% ही बढ़ा पाएंगे। महात्मा गांधी आते हैं, पूरी चीज को समझते हैं, कहते हैं कि चलो 35%, ना तुम्हारा ना मेरा 35% इंक्रीमेंट होना चाहिए, मानोगे? अब मिल वर्कर्स हैं, नहीं मानते हैं। सॉरी, मिल ओनर जो है वो नहीं मानता, कहता नहीं 35% नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी कहते हैं मैं क्या करूंगा? भूख हड़ताल करूंगा, हंगर स्ट्राइक करूंगा। और मिल वर्कर्स से कहते बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं भूख हड़ताल करूंगा। अब बेचारे जो वर्कर्स हैं जब देखते, जो लेबर्स हैं, अरे महात्मा गांधी हमारे लिए भूखे रह रहे हैं, जब महात्मा गांधी भूखे रह रहे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे, सब स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। अब मिल ओनर पे पड़ता है प्रेशर। महात्मा गांधी की अब पहुंच हो चुकी है ना, तो फिर बाद में मिल ओनर जो हैं वो रेडी हो जाते हैं कि हम 35% इंक्रीमेंट देने को तैयार हैं। और महात्मा गांधी को एक और जीत मिलती है। पहली जीत उनको चंपारण सत्याग्रह में मिल गई, दूसरी जीत उनको, भले ही यहाँ पर उनके सामने उनके ही मित्र अंबाला साराभाई और लोग थे, लेकिन यहाँ पर भी उनकी जीत मिलती है और यहाँ पर वो पहली हंगर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी को ये तो पता चल गया था कि आमरण अनशन से दबाव बनता है, तो इसीलिए कभी अगर घर में आपकी बात माँ बाप ना माने तो भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, माँ बाप मानेंगे नहीं, खाना तो नहीं खाने के दोगे, लेकिन चप्पल खाने को मिल जाएगा। मतलब घर में ये सब मत अपनाना, ये कहना चाह रही थी। लेकिन अभी आप देखते हो महात्मा गांधी के केस में, अभी हम 1932 में जब जाएंगे, जब पूना पैक्ट साइन होता है, फिर एक बार महात्मा गांधी क्या करते हैं? आमरण अनशन करते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है? BR अम्बेडकर के ऊपर एक प्रेशर बनता है कि आप जाइए महात्मा गांधी के साथ एक पैक्ट साइन करिए, जिसको कि पूना पैक्ट कहा जाता है, नहीं तो गांधी जी तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। तिलक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर करने के विरोधी थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 1916 का समय है। अच्छा, हम लोग अगर तिलक जी की बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि 1907 में सूरत स्प्लिट होता है ना, सूरत स्प्लिट, जिसमें नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं 1916 में तिलक जी वापस आते हैं जब लखनऊ पैक्ट होता है। और लखनऊ पैक्ट में किसके किसके बीच में ये पैक्ट होता है? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य।
ठीक है, एनी बेसेंट भी यहाँ पर रहती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया था। तिलक समझौते पर हस्ताक्षर करने के विरोधी थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तिलक ने इसका सपोर्ट किया था और आपको पता है अभी इसके बाद तिलक द्वारा होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग स्थापित किया जाएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का जो होम रूल लीग था वो अलग अलग था, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की प्रणाली को वर्ष 1916 में स्वीकार किया था। The Congress for the first time accepted the system of separate electorate for Muslims in which year? तो आंसर यहीं पर दे दिया गया है 1916 में। लखनऊ पैक्ट में, जो लखनऊ पैक्ट हुआ है, ठीक है, 1916 में लखनऊ सेशन, जिसमें कि पैक्ट साइन किया गया है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वहां पर पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को स्वीकार कर लिया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया है, सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर हम बात करेंगे, पृथक निर्वाचन प्रणाली की, तो इसकी बात 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में की गई है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या था, जैसे कोई प्लेस है, यहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, तो इस जगह पर इलेक्शन में एक मुस्लिम लीडर खड़ा होगा, मतलब यहाँ पे जो भी लीडर्स खड़े होंगे वो मुस्लिम्स होंगे और उनको जो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे। अब आप खुद सोचो, कोई भी जगह है यहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं होंगे या क्रिश्चियन नहीं होंगे, सिख नहीं होंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में, पृथक निर्वाचन में क्या होता है, जो लीडर खड़ा होता है उस जगह से वो तो मुस्लिम होता ही है, साथ ही साथ उनको जो लोग वोट कर रहे होते हैं वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन ही होती है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1916 में। और आपको पता है कि 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है उसको आगे लीडर्स क्रिटिसाइज भी करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी ना, पाकिस्तान की जो नींव थी, वो तो 1909 के ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में रख दी गई थी। अब इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग समय लीजिए, तब तक मैं थोड़ा एक घुट पानी पी लेती हूँ। आप लोग प्रश्न को पढ़िए, क्लास क्या दिया गया है यहाँ पर। पढ़िए, होम रूल से रिलेटेड है। यहां पर दिया गया है, भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने किया था। 2 होम रूल लीग थे। आंदोलन मजबूत हो गया क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य जन आंदोलन शुरू नहीं किए जा सके थे। सरकार आंदोलन के प्रति गैर प्रतिक्रियाशील थी। तो यहां पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। बताइए। तो सबसे पहले इस मूवमेंट को मॉडरेट कांग्रेस लीडर ने स्टार्ट किया था। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है होम रूल लीग की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 मेजर लीडर्स थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जो है वो मॉडरेट लीडर नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। क्लियर है? दूसरा देखें, देयर वे 2 होम रूल लीग्स। बिल्कुल सही है, एक एनी बेसेंट द्वारा चलाई गई थी और दूसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा।
तीसरा, द मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द मेजर एजिटेशन कुड नॉट बी लॉन्च बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। हाँ, ये भी एक रीजन है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोग ने पढ़ लिया होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, मॉडरेट लीडर्स द्वारा इसको नहीं शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, तो मॉडरेट कहां है ये? तो पहला जहां जहां हटा दीजिए, ये क्या है आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, देयर वेयर 2 होम रूल लीग्स, बिल्कुल सही है। एक एनी बेसेंट, एक बाल गंगाधर तिलक। देखिए, होम रूल लीग के फॉर्मेशन का जो आइडिया था ना, उसका श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, आपको पता है, आयरलैंड से आई थी, और आयरलैंड में होम रूल लीग था। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बोला कि मैं भारत में एक होम रूल लीग स्टार्ट करना चाहती हूं, जैसा कि आयरलैंड मेरे देश में है। तो इस बात को बाल गंगाधर तिलक भी सुन रहे रहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये आइडिया एनी बेसेंट का था, लेकिन भारत में इसको स्टार्ट किसने पहले किया था? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के होम रूल लीग के फॉर्मेशन के पहले ही अपने होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी, याद रखिएगा। चल, अब यहां पर देखिए, दिस मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्ग बिकॉज द अदर मास एजिटेशन कुड नॉट बी लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ये भी सही है। द गवर्नमेंट वॉज नॉन रिएक्टिव टू द मूवमेंट है, ऐसा होगा ही नहीं कभी। कोई भी मूवमेंट अगर अच्छा होगा, तेजी पर होगा, फेमस होगा, तो गवर्नमेंट नॉन रिएक्टिव कैसे रह सकती है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। केवल आपका 2 और 3 सही है। ठीक है क्लास, 2 और 3 सही है। अच्छा, यहां पर हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात कर रहे हैं, बीजी तिलक की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट होती है। ठीक है, नरम दल गरम दल विभाजित हो जाता है। 1908 में अगर हम देखेंगे, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन का चार्ज लगाकर इनको जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। 6 साल तक बाल गंगाधर तिलक जेल में रहते हैं। वहीं पर ये गीता रहस्य लिखते हैं। ठीक है, कर्म योग की बात करते हैं गीता रहस्य में, निष्काम कर्म की, कर्म करो, फल की चिंता भी मत करो। और 1914 में बाल गंगाधर तिलक रिलीज होते हैं। ठीक है, छूटते हैं। फिर आप देखते हो 1916 में लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर इसके बाद होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें, अच्छा, 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है, जब भारत में एक बहुत बड़े मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए, ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो आपके दिमाग में जब रहेंगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे और आपके सामने 4 ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें दिया रहेगा बाल गंगाधर तिलक, CR दास या मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो आपको ये पता रहेगा कि 1920 के बाद बाल गंगाधर तिलक का नाम किसी में भी एज ए एक्टिव लीडर नहीं आएगा, जितने भी इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि 1920 में इनका निधन हो जाता है। समझ में आ रही है क्लास बात जो मैं बता रही? तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एनी बेसेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया, एनी बेसेंट जो है एक आयरिश विमेन है, जो कि भारत किस लिए आती हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम मैडम ब्लावस्की और ओलकाट की बात करते हैं, याद रखिएगा। ये मैडम ब्लावस्की जो है इसके फाउंडर हैं, और एनी बेसेंट एज अ मेंबर इसको ज्वाइन करती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को। स्टडी ऑफ गॉड, भगवान के बारे में अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में। ठीक है, तो एनी बेसेंट इसको ज्वाइन करने आती हैं। कई बार परीक्षा में आपको दिया रहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर है एनी बेसेंट, नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मैडम ब्लावस्की हैं, एनी बेसेंट नहीं है। एनी बेसेंट भारत आती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने, बाद में INC के कांटेक्ट में आती हैं, होम रूल लीग की स्थापना करती हैं, और आपको पता है एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी बनती हैं जो कि INC को प्रिसाइड भी करेंगी, INC के सेशन को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को। तो ये सारी बात याद रखिएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मुझे याद आती जाती है मैं आपको बताती चलती हूँ।
अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं 1916 के होम रूल लीग के फॉर्मेशन के बाद एनी बेसेंट जो है वो मद्रास में, यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट फाउंडेड द सेकेंड लीग एट इन मद्रास इन सितंबर 1916। ये याद रखिएगा, तिलक का जो होम रूल लीग है वो अप्रैल 1916 में ही बेलगांव से स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया आइडिया एनी बेसेंट का है, लेकिन स्टार्ट किसका पहले होम रूल लीग स्टार्ट होता है? बाल गंगाधर तिलक का बेलगांव 1916 में। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है वो अडियार मद्रास से सितंबर 1916 में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में आपको बताना है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, कौन सा कथन गलत है? पहले देख लीजिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा गलत है बोला गया है। तो देखिए प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत थे, सभी प्रांतीय विषय विधानसभा के हाथों में दिए गए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे डायरकी की बात की गई थी, यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात की गई थी। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे उसमें डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नर जनरल का होता था, रिजर्व कर दिया गया था उनके लिए, ठीक है। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे उसमें जो काउंसिल है उनका भी राय ली जाती थी। They were elected majorities in legislative assemblies or the provisional subjects were given in the hand of legislative assemblies। ये गलत है, ऐसा नहीं है, सभी प्रांतीय विषय विधानसभा के हाथों में नहीं दिए गए थे, यही एक गलत है, और ऊपर के दो बिल्कुल सही हैं। डायरकी की बात करते हैं ना, और याद रखिएगा जो डायरकी थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 के रिफॉर्म में कहाँ पर लगाई गई थी? प्रोविंस में लगाई गई थी। और यही डायरकी सेंटर में लगा दी जाती है जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। डायरकी को 1935 में सेंटर में लगा दिया जाता है और प्रोविंस से हटा दिया जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रॉयलेट अधिनियम पारित किया गया था कब? ध्यान दीजिए, रॉयलेट एक्ट कृषि सुधार लाने के लिए, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए, व्यापार का अनुकूलन संतुलन रखने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? यहाँ पर रॉयलेट सत्याग्रह इसी के अगेंस्ट में आया था, रॉयलेट एक्ट के अगेंस्ट में। रॉयलेट एक्ट को क्या कहा गया है? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील ना वाला कानून। मतलब अगर सरकार को लगता है कि आप जो हैं वो एक क्रांतिकारी हैं, कोई क्रांतिकारी गतिविधि में आप शामिल हैं, अगर उनको बस लगता है तब भी वो आपको 2 साल के लिए जेल में ले जाके बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपील नहीं कर सकते हैं, आप दलील नहीं दे सकते, आप वकील नहीं हायर कर सकते अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप लोग रिट के बारे में पढ़ते हैं ना, रिट के बारे में यहाँ पर देखिए, तो हेबियस कॉर्पस के बारे में आप पढ़ते हैं, यू मे हैव द बॉडी। तो ये जो राइट है वो लोगों से छीन लिया गया। रॉयलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया और महात्मा गांधी इसी के अगेंस्ट में रॉयलेट सत्याग्रह शुरू करने वाले थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? रॉयलेट एक्ट जो था उसको पास किया गया था किस लिए? तो व्यापार का अनुकूलन संतुलन रखने के लिए नहीं, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसको कम करने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि 1919 में आया। अगर आप लिखना चाहते हैं क्लास तो आप लिख भी सकते हैं। रॉयलेट एक्ट को हम किस और नाम से जानते हैं ये लिख लीजिए, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले। तो एनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, और इसी को रॉयलेट एक्ट भी कहा जाता है, जिसको कि ब्लैक एक्ट कहा गया। अगर कोई भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अगर कोई भी सस्पेक्टेड लगता है तो उसको जेल में उठाकर बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना क्लास? ये जरूर लिख लीजिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले कि किस एक्ट को एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा गया। तो रॉयलेट एक्ट को कहा गया। जो हेबियस कॉर्पस
जो लोगों के पास अधिकार है उसको भी वापस ले लिया गया। ठीक है, आप ना अपील कर सकते हो, ना दलील कर सकते हो, ना वकील रख सकते हो। अगर जेल में बंद हो तो सड़ो जेल में। अब आप सोचो 1919 का समय है, हम वर्ल्ड वॉर 1 में आपका साथ दिए, हमारे पंजाब के जो यूथ थे, जो यंग बच्चे थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में आपका इतना साथ दिया और आप भारत में क्या लगा रहे हो, रॉलेट एक्ट लगा रहे हो। तो अब लोगों में आक्रोश तो बढ़ेगा ना, क्रांतिकारी भावना तो बढ़ेगी कि आप हमें यही गिफ्ट दे रहे हो, हमने इतना आपको सपोर्ट किया है। तो चलो, रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था, इसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने समर्थन दिया था। मैंने आपको बता दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट था, लोगों की आजादी एकदम खत्म। अगर कुछ भी गतिविधियों में शामिल हुए और लगा ब्रिटिश ऑफिसर को, अरे भाई ये किसी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल, पकड़ के जेल में डालो। समझ में आ रहा है, जेल में गए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरीके से ले लिया गया था। इट वॉज सपोर्टेड बाय सम नेशनलिस्ट लीडर, नहीं, रॉलेट एक्ट को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, इसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जा रहा था। तो यहां पर केवल एक आपका बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। एक बार मैं देख लूं, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, 1 इज द राइट आंसर। चलो अगला हम देखते हैं क्या दिया गया है। जलियांवाला बाग कांड के बारे में यहां पर दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले, ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। उसके पहले क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होगा। रॉलेट एक्ट का अधिनियम। तीसरा है सांप्रदायिक पुरस्कार, कम्युनल अवार्ड की बात तो 1932 में की जाएगी। साइमन कमीशन 1928। तो आपको पता है रॉलेट एक्ट आया है, ठीक है, और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही रॉलेट सत्याग्रह की बात की जा रही थी। अगला देखें हम। क्लास समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? तो बताइए, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण आंदोलन या फिर रॉलेट सत्याग्रह? यहां पर देखिए क्लास, ये जो क्वेश्चन है यहां पर आप 2 आंसर को टिक लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, हम रॉलेट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो सबसे पहला, यहां पर ध्यान दीजिए, लिख के बताती हूं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आपने बताया चंपारण, चंपारण में, ठीक है, चंपारण में कौन लोग थे? फार्मर्स थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अहमदाबाद सत्याग्रह, यहां पर कौन थे? यहां पर कौन लोग शामिल थे? यहां पर आपके शामिल थे मिल वर्कर्स, जो लेबर्स थे मिल के। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है ना, तो 2 मिनट का समय दीजिए और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में सुन लीजिए। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो जब ये 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह होता है, उस समय खेड़ा गुजरात में एक जगह है जहां पर सूखा के कारण किसानों को की खेती उतनी अच्छी नहीं हुई थी, और एक प्रोविजन था कि अगर फेमाइन के कारण खेती उतनी अच्छी नहीं हुई है तो जो टैक्सेस फार्मर्स के ऊपर लगता है वो टैक्सेस माफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे खेड़ा में इंस्पेक्ट करने की क्या इस बार का कल्टीवेशन कैसा रहा है, उन्होंने क्या दिखाया कि कल्टीवेशन बहुत अच्छा रहा है और फार्मर्स जो हैं वो टैक्स दे सकते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो वेट कर रहे थे कि इस बार जो टैक्स वसूली है वो माफ़ कर दी जाएगी क्योंकि सूखा पड़ा है, इस बार कल्टीवेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन जो ऑफिसर्स आए उन्होंने उल्टा ही डेटा प्रोवाइड कर दिया। तो इसी के अगेंस्ट में क्या होता है? खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्लास जो मेजर इवेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको खेड़ा सत्याग्रह, सबसे पहले आप याद रखिएगा चंपारण। अब तो आपको याद हो गया होगा, ये सब चीज़ें तो अब आपको याद हो गई होगी, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह हो गया, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केस हो गया 1918 में,
ठीक है। और 1918 में ही आप याद रखिएगा खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन था जिसमें कि बोला गया था अगर 1/4 जो नॉर्मल प्रोड्यूस है उससे कम प्रोडक्शन होता है तो जो टैक्सेस हैं फार्मर्स से लिए जाते हैं उसको उस साल के लिए माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक उससे उल्टा हो रहा था यहाँ पर, और इसी के अगेंस्ट में खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी फार्मर्स हैं। लेकिन अब हम देखेंगे जब 1919 का रॉलेट सत्याग्रह होगा तो पहली बार हम किसी फार्मर या वेल वर्कर या फार्मर से रिलेटेड इश्यूज पे नहीं काम कर रहे हैं, हम रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं जिससे कि परेशान भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि खाली फार्मर्स हैं या मिल वर्कर्स हैं। अभी तक आप जितने भी सत्याग्रह देखते हो यहाँ पर फार्मर्स थे, यहाँ पर मिल वर्कर्स थे, यहाँ पर भी फार्मर्स थे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब पूरी पॉपुलेशन आपकी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह मेड गांधी अ ट्रूली national leader. It was first nationwide Gandhian movement. It was started by Gandhi ji on 24th February 1919 at बॉम्बे। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला नेशनल मूवमेंट था। और इसके बाद हम देखते हैं जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी एज अ लीडर आते हैं और कहते हैं कि 1 साल के अंदर मैं स्वराज की प्राप्ति आप लोगों को करा दूंगा। असहयोग आंदोलन 1920 में। लेकिन 1922 आते आते क्या होता है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो इस प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों में ए और कारण, मतलब कथन और कारण पे आपको डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए ऐसा किया था। 2 चीज याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। पहला स्टेटमेंट सही है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। तो ए तो आपका सत्य है, लेकिन जो आर है वो आपका असत्य है। हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी थी, तो आप क्या बताएंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है बताइए? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको कि हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, रफी अहमद किदवई नहीं। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर, अली ब्रदर्स। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ए आपका सही उत्तर है। खिलाफत आंदोलन शुरू करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था बताइए? खिलाफत आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था, और हम देखते हैं खिलाफत असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक साथ ले आए थे महात्मा गांधी, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्रतीक था ये। तो खिलाफत आंदोलन किस लिए स्टार्ट हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नहीं। खलीफा पर अनुकूल संधि लागू करना प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पर खलीफा आपको पता है जो उस समय तुर्की था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। ठीक है, और बाद में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, तुर्की के जो सुल्तान थे उनको जो शक्तियां मिली थी उनकी शक्तियां उनसे छीन लेते हैं, और तुर्की के सुल्तान को जो मुस्लिम्स थे, जो भारतीय मुस्लिम्स थे, वो भी अपना खलीफा मानते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके खलीफा को उनके पद से हटा दिया गया, उनकी शक्तियां उनसे वापस ले ली गई है, तो उसके विरोध में उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, मतलब क्रम चुनना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, डॉक्टर सत्यपाल की कैद, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है?
देखिए, अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करते हैं, उसके पहले देखते हैं रॉलेट एक्ट आता है, जिसको कि काला कानून कहा जाता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू होता है। रॉलेट सत्याग्रह बीच में रुक जाता है और पंजाब, अप्रैल का समय है 1919 में, बैसाखी आने वाली है। पंजाब का एक मेजर फेस्टिवल, मुख्य मेजर फेस्टिवल बैसाखी। अब जलियांवाला बाग में कुछ लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे डॉक्टर सत्यपाल किचलू ब्रदर्स के अरेस्ट होने के कारण, ठीक है, उसके अपोजिशन में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे वो इनोसेंट थे। उनको पता ही नहीं था कि सरकार ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की है कि कहीं पर भी पब्लिक गैदरिंग होनी नहीं चाहिए। उनको इस बारे में पता ही नहीं था। वो तो जलियांवाले बाग में आए थे बैसाखी मनाने, अपना फेस्टिवल मनाने। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सरकार ने अनाउंस किया है कि कहीं पर भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है, जब जलियांवाला बाग में डायर पहुंचता है तो वो निहत्थे लोगों पर, बच्चों पर, बूढ़े पर, औरतों पर, सब पर आंख मूंद कर गोली चला देता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता था कि डायर का इतना बड़ा हाथ है इसमें, लेकिन जब डायर वापस इंग्लैंड जाता है तो उसे वहां पर सम्मानित भी किया जाता है। तो आप सोचिए कि हमारी हालत हमारे देश में क्या थी उस समय। कितने बच्चे मरे थे। लोग कहते ना, कुआं पट गया था लाशों से, बहुत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये इवेंट भी याद है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल की कैद हुई थी, फिर जलियांवाला बाग कांड हुआ था, फिर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था। तो 2, 1, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। देख लीजिए, 10 अप्रैल 1919 को जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और कुछ जो लोग थे वो उनके अरेस्ट के अगेंस्ट ही इकट्ठा हुए थे डिस्कस करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो जलियांवाले बाग में थे वो अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, निर्दोष लोग थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। और नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दी। तो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। 1920 के सेशन के बारे में बात करते हैं। 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। यहां पर देखिए, अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो 1920 का जो सेशन था जिसमें कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड प्रस्ताव पारित किया गया था, वो कहां पर हुआ था? वो नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए, नागपुर सेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के लीडरशिप में पास किया गया था। बाइकॉट करने की बात की गई थी। जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं, उनको बाइकॉट करिए। कोई लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस अपनी छोड़ सकता है। कोई टीचर है, वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है, उस समय गवर्नमेंट कॉलेज मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, वो छोड़ सकता है। स्टूडेंट चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, बाइकॉट कर सकते हैं। स्वदेशी की बात की गई थी, ठीक है। अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात कही गई थी। तो ये कुछ चीजें थी जिसको कि असहयोग आंदोलन में बोला गया था। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है। थोड़ा मैं इधर आऊं। देखिए, क्लास जब प्रश्न बड़ा होता है तो फॉन्ट साइज बढ़ानी पड़ती है, जिसके कारण पूरे बोर्ड में आपको प्रश्न दिखता है और उस समय मैम को बोर्ड पे से हटना पड़ता है। तो आप लोग क्या करिए, इस प्रश्न को आराम से पढ़िए। क्या दिया गया है यहाँ पर? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताइए, कांग्रेस ने पहली बार एक जन आंदोलन का आयोजन किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का
हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ था। काशी विद्यापीठ जैसे कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान अस्तित्व में आए थे। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की इच्छा। तो बताइए, हम देखते हैं ना, असहयोग आंदोलन जो है पहली बार एक जन आंदोलन का आयोजन हुआ। बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, मैंने आपको बताया। खिलाफत असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पर खलीफा के अधिकारों के लिए मुस्लिम इकट्ठा हुए हैं और असहयोग आंदोलन के साथ वो जुड़ते हैं। बिल्कुल सही है। काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान अस्तित्व में आए, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करने की बात की गई, नेशनल एजुकेशन को, एकदम सही। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की इच्छा थी, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। हट जाओ, नहीं तो कहोगे कि मैम आप स्लाइड के सामने खड़ी हो जाती हैं, दिखता ही नहीं है। क्लियर है क्लास? चीज़ें समझ में आ रही है ना? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत पड़ रही है। अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे देश में विरोध और अभियान चलाए गए। उनमें से एक विरोध लोकप्रिय मोपला विद्रोह था। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो था वो केरल में हुआ था, ठीक है। 1921 का समय है, यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, अभी मैंने कहा ना गर्मी बहुत हो रही है, तो आप लोग डिहाइड्रेट मत होइएगा। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं पानी पीजिए, पढ़ाई करिए और धूप में निकलने से बचिए, ठीक है। ये नहीं कि चलो धूप में चलते हो, बाहर का चटर पटर खाने से भी बचिए। आप लोगों का एक एक दिन बहुत अनमोल है, तो बाहर का चटर पटर खाएंगे, पता चला तबीयत खराब हो गई तो और दिक्कत होगी। तो बाहर का चटर पटर मत खाइए, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, ठीक है। और धूप में मत निकलिए, अभी बैठ के पढ़ाई करिए आराम से पंखा चला के। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? बताइए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे? नहीं। अंग्रेज आंशिक रूप से मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे? नहीं। चौरी चौरा हिंसा हुई थी, ये सही। आपको पता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, जिसमें जिंदा पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। और महात्मा गांधी कभी भी जो आंदोलन था उसको एक हिंसक रूप नहीं देना चाहते थे। महात्मा गांधी बार बार अहिंसा की बात कर रहे हैं, नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो जब ये एक हिंसक घटना हुई, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। स्वराज पार्टी के मुख्य नेता, अब यहां पर देख लीजिए, 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। और जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो कांग्रेस के ही बहुत से ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि महात्मा गांधी से खुश नहीं होते हैं। और कांग्रेस में एक बार हम देखते हैं फिर विभाजन होता है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में। प्रो चेंजर्स कौन थे? जो कि अब असहयोग आंदोलन से पीछे हटना चाहते थे और वो कहते थे कि अब हम बाइकॉट नहीं करेंगे काउंसिल को, असेंबली को, अब हम काउंसिल और असेंबली में बैठ के अपनी बातों को मनवाएंगे। प्रो चेंजर्स चेंज चाहते हैं। नो चेंजर्स अभी भी बाइकॉट करना चाहते हैं। जो पॉलिसीज उन्होंने असहयोग आंदोलन में अडॉप्ट की थी, एक्सेप्ट की थी, उसी में वो अभी अमल करना चाहते हैं, ठीक है। वो नो चेंजर्स थे। लेकिन प्रो चेंजर्स में जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये क्या चाहते थे? पार्टी फॉर्म करना, और वो नई पार्टी का गठन भी करते हैं, स्वराजिस्ट पार्टी का। 1923 में मोतीलाल नेहरू स्वराजिस्ट पार्टी का गठन करते हैं CR दास के साथ मिलकर, याद रखिएगा। तो यही चीज पूछी गई है। मेन लीडर ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी वेयर मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। लेकिन बाद में देखते हैं 1-2 साल बाद CR दास की मृत्यु हो जाती है और स्वराजिस्ट पार्टी टूट जाती है और मोतीलाल नेहरू दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ जाते हैं। अभी 1923 में मोतीलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर स्वराजिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। लेकिन आप देखते हैं 1928 का जब समय आएगा, जब मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो उस समय मोतीलाल नेहरू फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर होते हैं। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी?
महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, परिषद में प्रवेश करना और 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की खोखलीपन को दिखाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, राजनीतिक विशेषाधिकार पर कब्जा, स्वराज पार्टी के गठन की बात की गई है। तो आपको पता है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना एक मुख्य कारण था। ठीक है, एक तो आपका होगा परिषद में प्रवेश करना, मैंने आपको बताया ना, अब ये काउंसिल में प्रवेश करके अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। परिषद में प्रवेश करना और 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के खोखलीपन को दिखाना। ठीक है, सही है, ये सही है आपका। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, राजनीतिक विशेषाधिकार पर कब्जा करना, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर पहला सही है, दूसरा सही है। टू ऑक्यूपाई द पॉलिटिकल प्रिविलेजेस नहीं, ये ब्रिटिश सरकार का दमन, ये तो 1 2 3 आपका सही उत्तर होगा, सी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं क्लास, लगता है कुछ इसमें ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। निम्नलिखित में से किस कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? अच्छा, यहाँ पर कारण पूछा गया है, देखिए कारण पूछा गया। तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो यहाँ पर कुछ प्रो चेंजर्स लीडर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास, वो स्वराज पार्टी का गठन करते, एक मुख्य कारण होता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनका मेन पर्पस क्या रहता है कि ये पार्टी का गठन कर कर काउंसिल में जाएंगे और काउंसिल में जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, उनको बताएंगे। ठीक है, काउंसिल में पहुंचने के बाद ये अपनी बातों को रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन ये नहीं, राजनीतिक विशेषाधिकार पर कब्जा नहीं। ठीक है, हाँ ये बात दूसरी है कि अपोजिशन होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, ये क्या दमन क्या, वो तो काउंसिल में जाकर अपनी बात को मनवा रहे, इसके पीछे का मेन पर्पस पूछा गया है। इसी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 3rd और 4th आपका गलत हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, राजनीतिक विशेषाधिकार पर कब्जा करना। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है? सत्य कथन आपको बताना है। इसका गठन 1927 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर साइमन कमीशन ने की थी। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। तो आपका 3rd तो बिल्कुल गलत है, आपको पता है क्यों गलत है? क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध ही इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे और हर जगह गो बैक साइमन का नारा था, काला झंडा दिखाया जा रहा था। और साइमन कमीशन का ही विरोध जब लाला लाजपत राय कर रहे रहते हैं लाहौर में, तो उन पर लाठी चार्ज करा दिया जाता है। ठीक है, और आपको पता है लाठी चार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। और इसी समय अनहैप्पी इंडिया के बारे में भी लाला लाजपत राय लिखते हैं, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है ना अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। साइमन कमीशन के गठन के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो चलिए मुख्य कारण बताइए, साइमन कमीशन के पीछे का क्या था? भारत में सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण करना, भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना, भारत में राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने के तरीके सुझाना, राजस्व बढ़ाने का तरीका। तो ये बिल्कुल गलत है। राजस्व बढ़ाने के तरीके के लिए नहीं, भारत में राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने के लिए नहीं, भारत सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण नहीं, भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन। बी आपका सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, ठीक है, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, उसमें यह भी बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, जो कि ये देखेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए कि नहीं, क्या रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए कि नहीं, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। लेकिन आप देखते हैं 1919 के 10 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन की बात कर दी जाती है। और लोग इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं शामिल है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सुधार की बात कर रहे हो, लेकिन उसमें भारत के ही किसी मेंबर को नहीं जोड़े हो, तो किस तरीके का संवैधानिक सुधार? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर।
नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसके मुख्य वास्तुकार मोतीलाल नेहरू हैं। दूसरा दिया गया है, इसे 1928 में कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा पारित किया गया था। इसने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्लास 1927 में जब साइमन कमीशन आपका बना तो मोतीलाल नेहरू ने ब्रिकनहेड से कहा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं शामिल है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें क्या है। तो ब्रिकनहेड ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज दिया कि अगर आप लोग इतने योग्य हैं, इतने समझदार हैं, तो क्यों नहीं आप खुद अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाइए, सहमति लीजिए मुस्लिम लीग से और वो रिपोर्ट मेरे पास लेकर आइए। अगर आप लोग इतने योग्य हैं तो करिए, बनाइए। और आप जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले ही मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में हम लोग ने स्वराज की डिमांड की थी, ये याद रखिएगा। हमने कंप्लीट स्वराज की डिमांड नहीं की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, जब नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार होती है तो उसमें उनका सहयोग सुभाष चंद्र बोस और यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब यंग लीडर्स की डिमांड रहती है कि हमें स्वराज की मांग नहीं करनी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ ओल्ड लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं अभी कुछ समय रुको। और हम लोग देखते हैं रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को पेश करते हैं और इनको 1 साल का समय भी देते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा, और यही होता है। नेहरू रिपोर्ट जब सबमिट की जाती है तो अंग्रेज इस पर चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, कोई भी बात नहीं करते हैं। 1 साल बीत जाता है, 1929 का समय आता है। और आपको मैंने कितनी बार क्लासेस में बताया है कि लाहौर सेशन जब होगा दिसंबर में 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, तो वो कहते हैं आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड था स्वराज का, वो नहीं, आज से हमारी डिमांड है पूर्ण स्वराज। और आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। हमारा आज से डिमांड क्या है, पूर्ण स्वराज का। रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर जवाहरलाल नेहरू ये बात बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में तो हमने स्वराज की ही मांग की थी, लेकिन जब 1919 का समय आता है, ये नेहरू रिपोर्ट की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन जब 1929 का समय आता है, लाहौर सेशन का समय आता है, तो हम पूर्ण स्वराज की डिमांड की बात करते हैं और हमारा स्वराज की डिमांड खत्म हो जाती है। तो तीसरा काट दो, यहां पर आपका सही क्या है, केवल एक सही है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, इट वॉज पास्ड बाई ऑल पार्टी कन्वेंशन। 1 मिनट, यहाँ पे ये जो ऑल पार्टी कन्वेंशन हुआ था ना, ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। 1 मिनट, इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 2nd and 3rd आर इनकरेक्ट। ऑल पार्टी ये देखिए, ये दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में नहीं हुआ था। इसी वजह से स्टेटमेंट 1 खाली आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में दिसंबर में रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर इन्होंने कहा हमारी डिमांड है पूर्ण स्वराज की। बी आपका सही उत्तर है। अब प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो मैं स्लाइड से हटती हूं और आप लोग तब तक प्रश्न पढ़िए। क्या दिया गया है यहां पर, पढ़िए क्लास, क्या दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। उस सत्र में चरमपंथियों और उदारवादियों के बीच दरार को सुलझाया गया था। उस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात खाली की थी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो रिफ्ट था वो इन सब में नहीं सॉल्व हुआ है। 1916 की जब हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट में, तभी नरम दल और गरम दल के बीच में जो रिफ्ट था ना, जो मतभेद था, वो खत्म कर दिया जाता है। रिजोल्यूशन रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी अभी तक यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, चलो इस प्रश्न को देखते हैं। नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना था। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? आपको पता है सॉल्ट सत्याग्रह की हम बात करते हैं, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, ठीक है। साबरमती से दांडी मार्च जिसे हम कहते हैं, महात्मा गांधी जाते हैं और वहां पर एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। बोला जाता है जैसे दूध की नदी बह रही है, सब लोग महात्मा गांधी के साथ, हर विलेज के लोग जुड़ते जाते हैं खादी का कपड़ा पहन के। तो यहां पर सॉल्ट नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुख्य नमक उपलब्ध कराना था, नहीं। यहां पर आपका ए सही है लेकिन आर आपका असत्य है, सी आपका बी। अच्छा यहां पर देखिए, एक मिनट क्लास, हाँ स्पष्टीकरण नहीं है, ये तो सही है, एक मिनट ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपका सही है, लेकिन महात्मा गांधी का उद्देश्य केवल गरीबों को मुख्य नमक प्राप्त कराना ये नहीं था। देखिए नमक ही को क्यों चूज किया गया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। महात्मा गांधी ने सॉल्ट टैक्स ही क्यों ब्रेक किया, कोई और टैक्स ब्रेक करते, नमक की जगह कुछ और चुनते। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है ना जो हर कोई उपयोग करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। चाहे आप अमीर हो गरीब हो, आप कैसे भी हो, नमक खाने में खाते हो ना, आप किसी भी रिलीजन के हो, नमक आप खाते हो ना अपने खाने में। तो नमक एक ऐसी चीज है जो सबके खाने में रहता है। तो नमक के थ्रू महात्मा गांधी ने लोगों को कनेक्ट किया, जोड़ा, आप समझिए इसको। हाँ एक रीजन हो सकता है कि नमक पर टैक्स ये लोग लगाते थे जिसको कि आप आसानी से बना सकते हो, एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो कि आपको फ्री अवेलेबल है, उस पर भी जब ब्रिटिश सरकार टैक्स लगा रही है तो इसका मतलब वो हमारा शोषण कर रही है, हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना हो सकता था, लेकिन केवल ये नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि नमक से सब जुड़े थे और महात्मा गांधी सबको जोड़ना चाह रहे थे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं। रानी गाइदिन्यू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, कहां से? तो मणिपुर से। ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास आज के सेशन को हम क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे और जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे बस कमेंट बॉक्स में इतना बताइएगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, इतना मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि उसी के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सके। मैं हमेशा हर क्लास में आपसे एक बात कहती हूँ कि मॉक टेस्ट लगाया करिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका मिस्टेक आप कहाँ पर कर रहे हैं। तो जब आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी तो आप सुधार भी तभी कर पाओगे। ये सेम चीज़ मैं अपने लिए भी प्रयोग में लाती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं मिलती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अक्सर जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आपको अपना बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता, आप इतने निराश हो जाते हो, आपको लगता है कि बस अब क्या जीवन में रखा है। तो हमेशा याद रखिए, आप सोच रहे हो जीवन में क्या रखा है, आप दुखी हो, आप रोना चाह रहे हो, ह्यूमन फीलिंग मतलब फीलिंग्स है ये, ठीक है, रो लो, इमोशंस है निकालो, लेकिन क्या रो रो के चद्दर तान के सोने से कुछ होगा नहीं। जिंदगी चल रही है, लोग दौड़ रहे हैं और अगर आप बैठ गए तो आप पिछड़ जाओगे ही। आप जितने दिन अपने जीवन में बैठोगे उतना ही पीछे आप अपने जीवन में जाते जाओगे। तो एक भी दिन को बर्बाद मत करिए, हर दिन का सदुपयोग करिए। क्लास जीवन में मुश्किलें कठिनाई सबके जीवन में है,
लेकिन जीवन में रुकना नहीं है। खुद के लिए नहीं रुकना है, अपनों के लिए नहीं रुकना है, क्योंकि आप दुखी हो सकता है आपको दुखी देखकर आपके बहुत करीबी कुछ ऐसे लोग हों जो और दुखी हों, तो उनके लिए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो हमेशा उनका ध्यान दीजिए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, और जानबूझकर कभी भी किसी गलत कार्य में मत शामिल होइए। जाने अनजाने में कभी गलती हो जाती है तो उसको ईश्वर भी क्षमा करते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर बार बार गलती करेंगे तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। तो अपने प्रति वफादार रहिए। कभी आपको थकावट हो, कभी निराश हो तो परेशान मत होइए, बैठ जाइए, 2 मिनट अपने मन को शांत करिए। क्या इसी तरीके से बैठने से, बिना कुछ किए इसी तरीके से बैठने से कुछ होगा? नहीं, एक दिन बर्बाद ही होगा। ये सोचकर अपने आप को मोटिवेट करिए, शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को देखिए। आप रोज इन्हीं आँखों से दुनिया को देखते हैं, रोज मोबाइल देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, लेकिन इस आँख से कभी अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखिए, अपनी आँखों में आँख डाल के देखिए, तो आपको लगेगा कि क्या हम अपने साथ वफादारी कर रहे हैं कि नहीं। अगर अपने आप को देखकर 2 मिनट बाद आपको चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है तो आप सोचिए कि आप खुश हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी जीवन में कुछ कमी है, तो मेहनत इसी क्षण से करिए, सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, तो हमेशा मुस्कुराइए। मैं तो हमेशा कहती हूँ खुश रहिए, जीवन में कितना भी कष्ट हो लेकिन खुश रहिए आप। तो मुस्कुराइए और हमेशा हंसते रहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, अपने और अपने अगल बगल वाले लोगों की मदद करिए, ज़रूरतमंदों की। ईश्वर सदैव आपकी मदद करेगा, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। ठीक है, समय कम है तो समय मत बर्बाद करिए, पढ़िए, और जिन भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे दिमाग में एक टॉपिक से ट्राइब्स वाला, जनजाति वाला, जो कि हिस्ट्री के पोर्शन में आपके है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी मैं आपके आने वाले टेस्ट में कराऊंगी। आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने ये बात बोली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप जो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आने वाले सप्ताह में उसको कवर करवा दूंगी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कौन सा विद्रोह कब हुआ था, कैसे हुआ था। और अगर किसी टॉपिक में भी आपको दिक्कत होती है, खासकर एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में, या फिर हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आप लोगों को सफलता दे। ठीक है, और आप सभी खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए और एक दूसरे का सहयोग करिए। जीवन में मुस्कुराते चलिए, एक साथ चलिए, और कभी भी किसी को कष्ट मत दीजिए। ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच क्लास।